नमस्कार। सतीश शाह शो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल देश की नैतिकता और राजनीति के जो हमारे आधार स्तंभ हैं उन सब का एक अच्छा चित्रण कर रही है। उस पर सवाल नहीं खड़े कर रही है, ये सिर्फ बता रही है कि हमारी वस्तुस्थिति क्या है। तो केंद्र सरकार अपने तमाम उनके जो हथियार हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके विधायकों पर दबाव डालती है। और वो विधायक अपने नेता से कहते हैं कि हमें इससे बचाओ, और नेता कहता है कि हम आपको बचा नहीं सकते। अब उनके पास एक समस्या है, सरकार चाहे तो किसी के हाथ मरोड़ सकती, और एक हद के बाद सब लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लगता कुछ ऐसा ही हुआ है शिवसेना के साथ। और हमेशा दुहाई तो हम देते हैं मूल्यों की, आदर्शों की। उन्होंने आदर्श की दुहाई देके कहा कि कुछ बातें कही कि उद्धव ठाकरे हमसे मिलते नहीं थे, हमारे पास उनसे मुलाकात करने का उनके पास समय नहीं था, और हमसे बातचीत नहीं होती थी। तो भाई, क्या भाजपा में ये परंपरा है कि आप मोदी के साथ बैठ के रोज़ाना चाय पियो, या ऐसा कुछ है? तो कहीं किसी पार्टी में होता है क्या? मुलाकात के और हर बात के अपने अपने एक नियम हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ परंपरा है। उन सब के संदर्भ में बातचीत होती है। और अगर एक एमएलए नहीं मिल सकता अपने चीफ मिनिस्टर से, ज़रूर कुछ गंभीर बात है। लेकिन अगर 2.5 साल में आप नहीं मिल पाते, ऐसा तो नहीं मिल पाते आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं मिलने के। सवाल है कि नेता कब किससे क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह साथ चलता है। तो अगर आप शिवसेना को तोड़ना चाहते हो, तो वो तो शिवसेना का मतलब बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके जो आसपास का वो जो लीडरशिप, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप तोड़ भी लोगे तो आपको वो जो जनता का जो एक विश्वास है वो नहीं मिल पाएगा। वो हमेशा वो बैलेंस जो है बाला साहब के परिवार उनके साथ रहेगा। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, जितनी पार्टियां हैं जो उसके संस्थापक हैं, उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि जनता का विश्वास उन संस्थापकों में है। इसलिए नहीं उन्होंने पार्टी को जकड़ रखा है। अब आप चाहे वो कोई पार्टी देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए, अब ममता बनर्जी के बाद उनका भतीजा आता है, क्योंकि सवाल है विश्वास का, किस पे हम भरोसा करें। भरोसा लोगों का ममता बनर्जी पर है। आप आइए मुलायम सिंह की बात पहुंचती बात अखिलेश तक, अजीत सिंह बात पहुंचती है फिर वो जयंत के पास, आप जाइए जगन रेड्डी, उनके पिताजी की बात पहुंची उनके तक पहुंची। उसके पहले रामा राव के यहाँ बात नायडू तक पहुंची, करुणानिधि के यहाँ फिर वो स्टालिन आ गए। ये इसलिए है कि लोगों का विश्वास उन लोगों में है। जनता जो वोट करती है वो उनमें विश्वास करती है। ये नहीं कि उनकी कोई, ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी से काम चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई तानाशाही है, ऐसा नहीं कि इनके पास कोई सेना होती है। उन पर लोगों का विश्वास होता है। अगर प्रजातंत्र में व्यवस्था चलानी है तो चलेगी उसी ढंग से जिसमें लोगों का विश्वास होगा। तो अगर एकनाथ शिंदे कुछ भी कर लें, वो बाला साहब को वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, खाली वो सरकार तोड़ सकते हैं। और जैसे टूटेगी उनकी हालत पत्ती हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो है उनके बाकी एमएलए उनको तोड़ लिया जाएगा। तो खैर, जो बात ये हुई है कि क्या ये सही है, क्या ये अपने आप में अपराध नहीं है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब केंद्र सरकार ही कहती है कि तुम इतने एमएलए तोड़ के लाओ, और उनको शिंदे की शायद अपनी कुशलता होगी कि शिंदे के एमएलए को महाराष्ट्र की पुलिस लेके गई गुजरात तक वहाँ छोड़ने के लिए, और गुजरात में भाजपा ने उनके लिए इंतज़ाम किया। फिर जब वहाँ हालत थोड़ा अगर बहुत बगल में है, महाराष्ट्र से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो लेके भाग गए गुवाहाटी। तो अगर इस तरह से आप राजनीति करोगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो होगी गुवाहाटी जा करके, तो फिर इसमें प्रजातंत्र कहाँ रह गया? इसमें आपके जो जनतांत्रिक मूल्य कहाँ हैं? अब इसमें आप कार्टूनिस्ट अलग तरह से देखेगा, कॉमेडियन अलग तरह से देखेगा। लेकिन हम कार्टूनिस्ट हैं ना कॉमेडियन हैं। इसकी अगर हम समालोचना करें तो इसमें क्या दिखता है? एक तरफ अपराधी विधायक
जो हमारी जो डिफेक्शन की परंपरा है, जो पार्टी छोड़ने की परंपरा है, उसका जो एक कायदा है, उससे कुछ अलग बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि या तो हमारी जनतंत्र में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि लोग एक अंदरूनी जो एक डेमोक्रेसी कहते हैं वो अगर पार्टी में नहीं है तो लोगों को कुछ ना कुछ उनमें फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, निराशा होगी, या एक कुंठा जगेगी, या उसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा कुछ इस तरह का। लेकिन ये जो निकला है इसमें शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो जो अब तक सुनने में आ रहा है ये कि सरकार ने पहले तो उनके ऊपर जोर डाला ईडी वगैरह का, दूसरा उनको प्रलोभन दिया 150 करोड़ रुपए के आसपास, यही सुनने में आ रहा है, और तीसरा उनको प्रश्रय दिया और उनको सहयोग दिया सरकारी तंत्र का। अगर एक अपहृत विधायक गुजरात से आसाम ले जाया जा रहा है हवाई जहाज में, तो सरकार काम क्या होता है? उसको आप गिरफ्तार कीजिए, अपहरण करने वाले को गिरफ्तार कीजिए, या जो जिसका अपहरण उसको बचाइए, या आप अपहरण करने वाले के साथ काम करेंगे। तो पहली बात वो कहेंगे अपहरण नहीं है। अगर आप किसी के खिलाफ मर्जी खिलाफ लेके जा रहे हैं, इसमें कितनी मुश्किलें हैं। एक ये तो एक सत्ता पलटने की बात हो रही है, एक वो मुश्किल, दूसरा अपहरण हो रहा है, तीसरा सरकार उसको प्रेशर दे रही है, चौथा उसमें घूस दी जा रही है, पांचवा उस पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। अगर आप देखना चाहें जिस तरह से भारतीय पुलिस तंत्र करता है, बात छोटी सी होती है, उसमें 50 धाराएँ लगाते हैं। अगर धाराएँ लगाना चाहे तो इसको पता नहीं कितनी धाराएँ लग जाएंगी, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि इसको सरकार ने ही शह दी है, केंद्र ने शह दी है, भाजपा ने शह दी है। उसके आधार पे, और जिस तरह से फडणवीस उछलकूद करते रहे हैं पिछले 2.5 साल में, तरह तरह की उनकी तारीफ होती है भी भाजपा में, और लोग सोचते हैं कैसा आदमी है, दोनों तरह की बातें होती हैं। और अगर सरकार बन गई तो जाहिर है कि अभी भाजपा के पास 50% वोट तो नहीं है। अगर उनके पास 40% से कम है तो उन्होंने अब तक 8-10 सरकारें तोड़ी हैं इस तरह से, जहां उनके पास जहां दूसरी पार्टी के पास बहुमत था भी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। गोवा में जैसे हुआ, कांग्रेस बहुमत पहला तोड़ दिया। गुजरात में कांग्रेस निकल के आई, बना सकती थी, गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया। आसाम या नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पे हुआ। 8 या 9 ऐसे राज्य हुए हैं जहां हारने के बाद भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, क्योंकि जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, उसे आप घोड़े बेचने की बात करिए, गधे बेचने की बात करिए, जो भी कहना है, आजकल दोनों ही चीज़ें निकलती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, क्यों आप घोड़े को बदनाम कर रहे हो, डोंकी ट्रेडिंग करिए, ये बातें निकल रही हैं। इससे हमारे जनतंत्र की गरिमा नहीं बढ़ती, इससे हमारी जो प्रजातंत्र की नींव मजबूत नहीं होती। ये सब अपने आप में ये हम बता रही हैं कि हम कितने कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, हमारी नींव कितनी कमज़ोर है, और हमारा जो पूरा तंत्र है वो मूल्य और आदर्शवादी लोग नहीं, गुंडे चला रहे हैं। गुंडे जिनके लिए कोई, उनके पास कोई नियम नहीं होता, कानून नहीं होता, और उनके पास ताकत है, और ताकत से हम आप सबको वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। अगर यही जनतंत्र है तो फिर भारत को बहुत समय लगेगा कहीं आगे बढ़ने में। मैं अक्सर देखता हूँ, लगता है कि जो 1930-40 की जो इटली था या फ्रांस था, आज भारत के कई हिस्से उतने ही समृद्ध हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने का जो रास्ता देखता हूँ यूरोप का, अमेरिका का, वो भारत में साफ दिखता नहीं है। क्योंकि वहाँ उतनी गरीबी के बावजूद शिक्षा का स्तर 1930-40 में भारत के शिक्षा के स्तर से कम 6-7-8 गुना बेहतर था। वहाँ 95% लोग ऐसे नहीं थे जहाँ 5वीं क्लास पढ़ने के बाद दूसरी कक्षा से कम की भी साक्षरता, या उसे आप कहिए गणित की जो पहचान होती है, दूसरे दर्जे से भी कम हो 5वीं क्लास पास करने के बाद। वहाँ ऐसा नहीं था, सरकार गर्व से कहे कि हमारे देश में जितने बच्चे हैं उनमें आधे भी ऐसे नहीं जिनके पास दूसरी कक्षा की समझ हो। ये तो हमारी शिक्षा का स्तर है। अगर शिक्षा का स्तर ऐसा रहेगा तो जिस तरह हम तथ्यों को जोड़ेंगे, जिस तरह हम बिंदुओं को जोड़ेंगे, समझेंगे बातों को, उसमें परेशानियां होती हैं। उनमें परेशानी इसलिए होती है कि हमारी जो समझने की, जो चीज़ों को जोड़ने की जो समझ है, वो काफ़ी कमज़ोर सी है, वो परिपक्व नहीं हो पाई है। और अगर वोटर हमारे 95% हैं, वही ऐसा कर रहे हैं,
तो हम कहाँ तक आगे जाएंगे। जो हम लोग बातचीत करें, हम लोग 5% है। 5% का मतलब क्या हुआ? 140 करोड़ में 5% कितने होते हैं? वो भी 9-10 करोड़ हो जाते हैं, तो 7-8 करोड़ हो जाते हैं। 7-8 करोड़ जो है वो आबादी होती है पूरे देश की, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह की, यूरोप में। वो हमारा जो ऊपरी तबका जो है वो इतना बड़ा है, उतनी हमारी आर्थिक स्थिति है, उतनी हमारी जीडीपी है। यही लोग सिर्फ तय करते हैं 7-8 करोड़ के आसपास। वो हम आपका हिस्सा हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उनमें संभावनाएं सब कुछ हैं, पोटेंशियल सारा का सारा था, लेकिन उनको बिना शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के, बिना किसी सोचने के की जो कुशलता है वो दिए हुए, वो उस तक पहुँच गए हैं। न वो मूल्यों को देख पाते हैं, न आदर्शों को, न कानून को, न संविधान को। वो चलते हैं इसलिए कि उनको कौन डंडा मार रहा है, किससे डर लगता है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति खड़े होने की नहीं है। बड़े मेट्रोपॉलिटन को आप निकाल दीजिए, पहले 8-9% निकाल दीजिए, देश की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी है वो 60-1 हज़ार रुपये पड़ती है। उतने पैसे में कोई, किसी के पास इतनी समझ होना कि वो खड़ा होकर बातचीत कर सके, पूरे वाक्य का इस्तेमाल कर सके और तथ्यों को जोड़ सके। ठीक है, हंसी मजाक सब कर लेते हैं, सब जी लेते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा राजतंत्र चलाने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए, उनको जिस तरह की शिक्षा चाहिए, समझ चाहिए, वो कहाँ है? जब वो नहीं है तो हमारे पास जो विधायक हमारे होंगे वो वैसे ही होंगे जो हम देखते हैं। आधे से ज़्यादा के पास क्रिमिनल केसेस हैं, उनके पास आपराधिक मामले उनके ऊपर लगे हुए हैं। और अब ये हो गया कि जब एक तरफ तो विधायक जो हैं वो अपराधी तरीके से चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक मिसाल कायम की है उद्धव ठाकरे ने, और सब लोग कहते हैं पिछले 2.5 साल जो सरकार चली है वो पिछले 5 साल की सरकार से बेहतर थी। तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सरकार इस तरह चलाई है कि सब कुछ अपने लिए चला रहा हो, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन इससे ऐसा किसी ने कहा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली सरकार के मुकाबले में इस सरकार में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी, ज़्यादा सफाई थी, कम करप्शन था। करप्शन ख़त्म नहीं होता क्योंकि उस सबका हिस्सा हम लोग सभी हैं, हमारी मानसिकता का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई, उसमें जो आमतौर पे जो सत्ता के लोग होते हैं, उनकी तरह का लालच नहीं दिखा किसी को, तो उनकी तारीफ हो रही। अब बिना कुर्सी छोड़े उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, अपने वर्षा छोड़ के मातोश्री जा रहे हैं। ऐसा आज तक देश में किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री ने कभी नहीं किया था। तो जहाँ तक बात है आदर्शों की और मूल्यों की और एक चरित्र की, उन्होंने अपनी जगह फिर से बना ली है, ऊंची कर ली है अपने विपक्षियों के सामने। तो वो उस तरह के नेता हैं जिनको नेतागिरी छीन के नहीं लेनी पड़ी, उनको विरासत मिली है। जब विरासत मिलती है तो उनके जो व्यवहार होते हैं, आचार होते हैं, अलग तरह के होते हैं, उनमें विश्वास है। जैसे राहुल गांधी में 5वीं पीढ़ी उनकी सत्ता में है, तो उनको अपना विश्वास है, उनको सत्ता चाहिए ही नहीं। और इसीलिए दूसरी पार्टी सत्ता में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ने तय कर दिया उसको सत्ता चाहिए ही नहीं। उसको सत्ता जीतनी है फिर से दोबारा अपने बलबूते पर, वो विरासत से नहीं लेना चाहता है। आप जानते होंगे कई बार तमाम परिवारों में जो समृद्ध परिवार हो जाते हैं, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो पिता कहते हैं उनसे कि तुम बेटा ये करो, वो नहीं करते, नहीं करना चाहते, वो अपनी जगह खुद बनाना चाहते हैं। काफ़ी लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते वो नई दिशाएं ढूंढते हैं, नए काम करते हैं, बड़े काम कर जाते हैं कई बार। तो कुछ उस तरह से है ये माहौल। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में, वैसे ही उद्धव ठाकरे अपनी बाला साहब की पार्टी में। वैसे बाला साहब ने एक ही पीढ़ी में इतनी पहले तो उनको हम मानते थे कि वो भी काफ़ी हिंसा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन वो जो रूप था शिवसेना का, वो उद्धव ठाकरे के चेहरे से कुछ ख़त्म सा हो गया है। उद्धव ठाकरे के आने के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोई भी इस तरह की जो कम्युनल वायलेंस होती थी, सांप्रदायिक झगड़े होते थे, वो नहीं हुए। तो उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने कई चीज़ें जिसके लिए भारतीय राजनीति बदनाम है वो नहीं होने दिया, और अब फिर उन्होंने नई मिसाल कायम की है। उनके सामने जितने भी हैं सब बौने लगते हैं, जो पैसों के लिए और अपने ऊपर मार न पड़े उसको लेकर के अपने मूल्यों को बेचने के तैयार रहते हैं। तो शिंदे जो भी हो, वो थाने के दादा हो, जो भी किसी ने लिखा थाने का दादा, उसने
उद्धव ठाकरे को नीचा दिखा दिया। खैर, अभी जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसमें देखिए क्या होता है। उसमें सरकार बनती है एनसीपी भाजपा की, या सरकार बच जाती है, या सिर्फ मुख्यमंत्री बदलता है और वो कोalition में एनडीए के चलता है, ये देखने की बात है। लेकिन ये अभी जो गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन जो चरित्र की बात है वहाँ उद्धव ठाकरे बाकी नेताओं से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, और जो चरित्र की बात है भाजपा का चरित्र अपने आप फिर थोड़ा सा और नीचे हो गया है। तो इस स्थिति में हम यहाँ हैं कि जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें जो नई चीज़ है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपना चरित्र दिखाया है कि वो औरों से थोड़ा अलग है, और बाकी लोग दिखा रहे हैं कि भारतीय राजनीति का रंग क्या है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।